नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल समर्पण द लर्निंग पॉइंट में। दोस्तों, हमारा चैनल समर्पण द लर्निंग पॉइंट क्लास 10 के जितने भी स्टूडेंट हैं जो 2021 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके लिए फुल पैकेज लेकर आया है, जिसमें सारी सब्जेक्ट की क्लास को फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो के द्वारा आपको प्रोवाइड किया जाएगा। आपके चैनल आपके सिलेबस को भी कंप्लीट कराएगी। इसलिए जितने भी 10 क्लास के स्टूडेंट हैं, उन लोगों के लिए ये मौका बहुत ही अच्छा है। आप सब इस मौके का पूरा फ़ायदा उठाएं। और मैं नंदिनी मिश्रा आपकी ज्योग्राफी की क्लास लूँगी। दोस्तों, आज का जो हमारा ये क्लास है वो क्लास 3rd है, यानी इसके पहले मैं 2 क्लास ले चुकी हूँ। जिन लोगों ने हमारी ये वीडियो को फर्स्ट बार देख रहे हैं, वो आगे जाइए और वो फर्स्ट और सेकंड क्लास को देख लीजिए। उसके बाद इसे देखिएगा, आपको ज़्यादा बेनिफिट होगी। और जिन लोगों ने हमारी क्लास को रेगुलर अटेंड कर रहे हैं, उन लोगों के लिए मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। हमारा जो चैप्टर है वो है संसाधन विकास और इसका उपयोग, यानी संसाधन का विकास कैसे होगा, उसका उपयोग कैसे करते हैं, इसके बारे में। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में कुछ जाने थे, जिसमें संसाधन क्या है इसके बारे में जाने थे। संसाधन वैसे पदार्थ को कहते हैं जो मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण हो, यानी मानव के लिए आवश्यकताओं को पूरा करे, वो सारा पदार्थ संसाधन है। उसके बाद हम लोगों ने जाना था कि मनुष्य जो है वो एक संसाधन है। कैसे है इसके बारे में डिटेल जान ही चुके हैं। उसके बाद हम लोगों ने जाना था कि मनुष्य जो है वो सभी प्रकार के संसाधन के निर्माता के रूप में भी, यानी जितने भी संसाधन है उसका निर्माण मनुष्य के द्वारा होता है, उसके महत्व को मनुष्य समझाता है। ये बात पर भी डिस्कस हो चुका है। उसके बाद हम लोगों ने जाना था कि संसाधन का महत्व क्या है, यानी संसाधन जो है उसके महत्व को भी हम लोगों ने अच्छी तरह से डिटेल जाने थे। उसके बाद हम लोगों ने संसाधन को वर्गीकृत किए थे, जिसमें उपलब्धता के आधार पे, स्रोत या उत्पत्ति के आधार पे, पुनः प्राप्ति के आधार पे, स्वामित्व के आधार पे और विकास के स्तर के आधार पे वर्गीकृत किए थे। इस पांचों तरह के वर्गीकरण को हम लोगों ने अच्छे तरह से डिटेल पढ़ा, जिसमें उपलब्धता के आधार पे, प्राकृतिक प्रदत्त और मानव के संसाधन को जाने। उसके बाद हम लोगों ने जाना स्रोत या उत्पत्ति के आधार पे जैविक अजैविक होते हैं। फिर हम लोगों ने जाना कि पुनः प्राप्ति के आधार पे नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन होते हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने स्वामित्व के आधार पर भी जाना, निजी, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन होते हैं। फिर हम लोगों ने जाना कि विकास के स्तर के आधार पे भी संसाधन को वर्गीकृत किया गया था, संभाव्य, ज्ञात, भंडारित और संचित संसाधन। ये सब संसाधन के बारे में हम लोगों ने जान चुके हैं अच्छी तरह से डिटेल। उसके बाद हम लोगों ने लास्ट टॉपिक पिछले क्लास का जो पढ़े थे वो है समुचित उपयोग के बिना संसाधन का कोई महत्व नहीं, यानी समुचित उपयोग होगा, पूरा उपयोग होगा तभी संसाधन के महत्व को समझा जाएगा। इसके बारे में डिटेल जाने थे। आज का जो हमारा क्लास है उसे मैं स्टार्ट करती हूँ। आज के क्लास में हम लोगों को पढ़ना है कि संसाधन का विकास, यानी संसाधन का विकास कैसे हुआ है या संसाधन को हम और विकसित कैसे करेंगे, इसके बारे में हम लोगों को आज पढ़ना है। तो आइए जानते हैं। संसाधन के रूप में मानव जो है वो सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। इसके बारे में मैं पिछले क्लासों में बता चुकी हूँ, परंतु यहाँ भी बात आई है तो एक बार और मैं बता देती हूँ। संसाधन के रूप में मानव सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है, ये बिल्कुल सही है कि संसाधन सबसे फर्स्ट बात किसे कहते हैं, वे सारा पदार्थ जो मानव जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करे उसे हम संसाधन कहते हैं। और मानव के द्वारा खुद के लिए आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है, यानी जैसे कार्यालय का काम, बोझा ढोने का काम, तो ये सब मानव ही एक संसाधन का रूप है, यानी और मानव जो है वो संसाधन में सबसे महत्वपूर्ण है। संसाधनों के विकास में भी मानव विकास सबसे महत्वपूर्ण है, बिल्कुल सही है। सबसे फर्स्ट बात कि संसाधन के महत्व को कौन समझाता है, तो वो मानव समझाता है। संसाधन आखिर संसाधन का रूप कैसे लेती है, तो वो मानव के विकास से ही लेती है। और विकास मानव का कैसे होगा, तो आइए इस पे भी जानते हैं। उच्च शिक्षा और प्रशिक्षण द्वारा ही मानव का विकास हो पाता है, यानी मानव के पास उच्च शिक्षा होगी
और भरपूर प्रशिक्षण होगा तो ही मानव का विकास हो पाता है। यानी सारे लोग नहीं है कि वो अंदर से खनिज निकाल लिए उसके बाद हम लोगों को बता दिए। उसके लिए अच्छी शिक्षा होने की आवश्यकता है, प्रशिक्षण की आवश्यकता है, और वही लोग हैं कि जो जानेंगे कि इसका महत्व क्या है, तब हम लोग को पता चलेगा। और विकसित मानव बाकी संसाधनों का अच्छे तरीके से विकास कर पाता है। सही है कि जैसे विकसित मानव यानी जिसके पास वो शिक्षा हो, प्रशिक्षण हो, वो मानव संसाधन के अच्छे तरीके से विकास कर पाता है। यानी संसाधन का भरपूर उपयोग कैसे हो, उसके महत्व को समझ के उपयोग करता है। तकनीकी विकास से फसलों का अधिक उत्पादन, जैसे कि पहले होता था कि अधिक जमीन में कम फसल उपज होती थी। क्यों? क्योंकि तकनीकी विकास का अभाव था। परंतु अब बदल चुका है। अब तकनीकी विकास का थोड़ा हुआ है, तो इसलिए अब फसलों का जो उपज है वो पहले की तुलना में अधिक होने लगा है। खनिजों की खोज ये भी है कि जैसे ज़मीन के अंदर कोई पदार्थ है, वो खनिज है या नहीं, वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है या नहीं, इसका पता भी मानव लगाएगा। और क्यों, कैसे लगाएगा? तो वो तकनीकी विकास से ही लग सकता है। और उत्पादन संभव हो पाया है। मशीनें, बिजली तथा अन्य साधनों के विकास से ही स्वास्थ्य, अच्छा जीवन जीना संभव हो पाया है। सही है कि जैसे मशीनें के चलते ही आज हम लोग का जीवन जो है वो अच्छा जीवन हो पाया है। यानी हम लोग आराम की जीवन जीना शुरू किए हैं। कम समय में अधिक काम हो पाता है। उसी तरह बिजली का है कि जैसे आज बल्ब का आविष्कार हुआ है, तो हम लोग रात में भी लाइट का उपयोग करते हैं, प्रकाश में रहते हैं। पहले ये नहीं था। पहले था कि अगर रात हुआ उसके बाद अंधारा ही अंधारा होता था। परंतु अब ये बदल चुका है। कैसे बदला है? तो तकनीकी विकास से बदला है। वैज्ञानिक और तकनीकी ज्ञान के अभाव में यह सब असंभव था। अगर वैज्ञानिक नहीं होते, तकनीकी ज्ञान नहीं होता, तो ये जो हम लोग आज आराम जीवन व्यतीत कर रहे हैं, अच्छा जीवन संभव हो पाया है, ये असंभव था। और तब सभी संसाधन अनुपयोगी ही रह जाते हैं। कैसे रह जाते हैं? आइए एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे कि जल विद्युत से हम लोग विद्युत का उत्पादन करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि उसके लिए अच्छी अच्छी मशीनें हैं, बिजली के उपकरण हैं, इसलिए हम लोग जल विद्युत से विद्युत का उत्पादन करते हैं। अगर बिजली का उपकरण ही नहीं होता तो फिर हम लोग जल विद्युत का उपयोग कहाँ करते हैं? तो इसीलिए तब सभी संसाधन अनुपयोगी ही रह जाते हैं। सभी लोग जानते हैं कि विकसित देशों में मनुष्य को ऊंचा वेतन देना पड़ता है, क्योंकि वहाँ के जो मजदूर होते हैं वो महंगे थोड़ा होते हैं, परंतु प्रशिक्षित मजदूर वहाँ होते हैं। विकसित तकनीक का, और जो ये प्रशिक्षित मजदूर होते हैं वो विकसित तकनीक का प्रयोग कच्चे माल से ही उत्तम कोटि के सामान बनाते हैं और कुल लागत बहुत कम हो जाती है। सही है कि जैसे प्रशिक्षित मजदूर होंगे, यानी उनके पास तकनीकी ज्ञान होगी, तो वो जो कच्चा माल है उससे हाई क्वालिटी का कैसे सामान बनाया जाए वो जानते हैं। और तकनीकी विकास से वो हाई क्वालिटी का सामान बनाएंगे और बाज़ारों में बेचेंगे ऊंचा कीमत पे, और कुल लागत बहुत कम हो जाती है। फिर ऊंचा लागत हो जाएगा, बेचने पे जो मुनाफा होगी ज़्यादा हो जाएगी। जबकि विकसित और अविकसित देशों में क्या होता है? वहाँ मजदूर भी सस्ते होते हैं और सस्ता कच्चा माल भी होता है। फिर भी तकनीकी के अभाव के कारण सामान के बनाने में अधिक समय लगता है। जैसे कि भारत में ही लीजिए, ये भी एक विकासशील देश ही है। यहाँ सस्ता माल भी है और सस्ते मजदूर भी मिल जाते हैं, परंतु यहाँ जो है तकनीकी का जो अभाव है वो बहुत है। यहाँ जितनी तकनीकी होनी चाहिए उतनी नहीं है, और सामान जो बनता है वो मजदूर के द्वारा बनता है, वो अधिक समय लगता है मशीन की तुलना में। ऐसे भी मशीन जो है वो 1-2 घंटे का काम कर देती है पूरा, 1-2 दिन का काम 1-2 घंटे में, और मानव जो है वो उतना ही समय लगाएगा, इसलिए समय अधिक लगता है। जिससे होता क्या है, सामान बनाने में अधिक समय लगता है, लागत खर्च भी अधिक हो जाती है। और लागत भी होगी कि जैसे मानिए कि एक मजदूर है, 2 मजदूर, 1 या 2 मजदूर को हम लोग रखें 1 या 2 घंटे के लिए कुछ देखें। और वही जब होती है अविकसित देशों में या विकासशील देशों में कि 3-4 या जितने भी मजदूर रखा जाए, 3-4 ही लीजिए, और उन्हें रखा जाएगा 5 से 6 दिन या 1 से 2 मंथ भी हो जाती है। तो होगा क्या
वहाँ समय अधिक लगेगा और लागत खर्च भी अधिक हो जाती है। यानी अगर मशीनें हों, तकनीकी अभाव न हो, तो हमारा जो है वो कम समय में काम हो जाता है। जैसे कि झारखंड के 1 करोड़ के लगभग किसान अपने खर्चे भर के लिए अन्न पैदा नहीं कर पाते हैं। ये झारखंड की बात हुई है। तो आइए हम लोग कोई एक विकसित देश के बारे में भी लेते हैं। जबकि वही बात होती है अमेरिका में, इतने ही किसान पूरे देश के खर्चे के लिए अनाज उत्पादन करते हैं, यानी और निर्यात भी करते हैं बाकी देशों को। यानी झारखंड में उतनी ही ज़मीन पे जो अपने राज्य के लिए भी अनाज उत्पन्न नहीं कर पाते हैं लोग, और वहीं अमेरिका जैसे विकसित देशों में तकनीकी विकास के कारण पूरे देश के जो खर्चा तो चलता ही है, और वो बाकी देशों को भी अनाज को निर्यात करता है, क्योंकि वे उन्नत तकनीकों का प्रयोग करते हैं, जस्ट बताई हूँ, और कम समय में अधिक लाभ कमाते हैं, क्योंकि मशीनें जो हैं वो अधिक समय को काम को कम समय में पूरा करती है। इसलिए प्राकृतिक संसाधन प्राकृतिक में उपलब्ध होते हैं, परंतु उसे मानव अपनी मेहनत और प्रशिक्षण से संसाधन बनाती है। जैसा कि प्राकृतिक संसाधन होते तो हैं प्राकृतिक में, परंतु वो संसाधन का रूपरेखा जो है वो मानव देती है, और कैसे देगी? अपनी मेहनत और प्रशिक्षण से। जैसा कि मैं एक पिछले क्लास में जोग जलप्रपात का उदाहरण दी थी कि जैसे वो जोग जलप्रपात प्राकृतिक का है, प्राकृतिक में ही है, परंतु उसके महत्व को समझा नहीं गया। जैसे ही महत्व को समझा गया तो वहाँ से जल विद्युत का केंद्र बना, उसके बाद वहाँ से मछली पालन या और भी विभिन्न आर्थिक सहयोग लेने लगे मानव लोग। क्यों लेने लगे? क्योंकि प्रशिक्षण का विकसित हो गया, यानी तकनीकी विकास हुआ वहाँ, इसलिए। यानी प्राकृतिक संसाधन प्राकृतिक में होते हैं, परंतु उसे मानव अपनी मेहनत और प्रशिक्षण से संसाधन बनाती है। आइए अगला है कि संसाधनों का दुष्परिणाम। आजकल कम से कम समय में अधिक से अधिक धन कमाने और अमीर बनने की होड़ मची हुई है। यानी आजकल के जो लोग हैं वो चाहते ये हैं कि समय कम लगे और अधिक से अधिक धन कमाया जाए ताकि अमीर बने हम लोग। इसलिए इसके लिए लोग प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर रहे हैं। यानी अमीर बनना, कम समय में अधिक पैसा कमाने के चलते लोग आज प्राकृतिक संसाधनों का गलत उपयोग कर रहे हैं। यानी जितना उपयोग करना चाहिए उससे अधिक उपयोग कर रहे हैं, परंतु इसके दुष्परिणाम सामने आने लगे हैं, और ये करने से प्राकृतिक संसाधनों का अनुपयोग करने से, दोहन करने से आज दुष्परिणाम सामने आने लगे हैं। संसाधनों का संतुलित रूप से तथा समान वितरण हो, इसी से विश्व में शांति स्थापित रह सकती है। बिल्कुल सही है कि संसाधन का अगर संतुलित रूप से वितरण होगा, यानी समान रूप से वितरण होगा, तब संतुलित वातावरण भी रहेगी और विश्व में शांति भी स्थापित रह सकती है। यानी कोई देश वो प्राकृतिक संसाधनों का अधिक उपयोग न करे, बराबर मात्रा में करे, इससे विश्व में शांति स्थापित रह जाएगी। परंतु होता क्या है कि कोई देश अपनी आर्थिक व्यवस्था को सुधारने के लिए प्राकृतिक संसाधनों का गलत उपयोग कर रहे हैं, यानी बहुत मात्रा में उपयोग कर रहे हैं। गलत उपयोग का मतलब यहाँ से ये है जितना चाहिए उन्हें उससे ज़्यादा दुगना टुगना कर रहे हैं, और बाकी जो देश हैं वो नहीं कर पाते हैं। इससे विश्व में अशांति होती है और फिर जैसे विश्व युद्ध जैसी बड़ी युद्ध की संभावना बनती है। समाज एवं राष्ट्र के बीच समानता और पक्षपात विश्व शांति के लिए खतरा बन सकता है। अभी मैं जस्ट बताई हूँ, जैसे कि विश्व युद्ध में देखा गया। जैसे कि अगर यही होता है कि समानता और पक्षपात नहीं होती, असमानता और पक्षपात नहीं होती, तो आज विश्व युद्ध नहीं होता। पूरा विश्व एक गांव की तरह मिल बांटकर प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करे तो कोई दुखी नहीं रह सकता है। सही है कि अगर विश्व चाहेगा, यानी पूरा देश मिलकर चाहेगा कि हमारा जो एक देश है वो एक अच्छी तरह गांव की तरह है, फैमिली है, तो वो मिल बांट के प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करेगा, और फिर जब उपयोग अपना अपना देश अपने अपने संसाधनों का जितनी ज़रूरत हो उतनी ही उपयोग करे, तो फिर लड़ाई की कोई संभावना ही नहीं है और विश्व खुशहाल रहेगा, यानी शांति में रहेगा पूरा विश्व। आइए महात्मा गांधी ने
एक कथन कहे थे, वो कथन क्या है जानते हैं? दुनिया के सभी लोगों का पेट भरने के लिए धरती पर बहुत कुछ है। बिल्कुल सही बोले थे कि जैसे आज दुनिया के जितने भी लोग हैं उनका भरण पोषण यानी उनका निर्वाह करने के लिए धरती पर यानी प्राकृतिक पर में बहुत कुछ उपलब्ध है, परंतु एक लालची आदमी की तिजोरी भरने के लिए तो आसमान भी कम ही पड़ेगा। यानी यहाँ लालची आदमी वैसे आदमी को बोला गया है कि जो प्राकृतिक संसाधनों का गलत उपयोग कर रहा है, यानी आवश्यकताओं से ज़्यादा उपयोग करने वालों को लालची आदमी बोला गया है, और उन्हीं को बोला गया है कि तिजोरी भरने के लिए आसमान भी कम पड़ेगा। सही बोले कि अगर उसमें लालच होगा तो उसके लिए तो सब कुछ कम ही है। उसके बाद हुआ क्या? 1987 में वर्ल्ड लैंड कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में सतत पोषणीय विकास की संकल्पना प्रस्तुत की और संसाधन संरक्षण की सिफारिश की। यानी 1987 में वर्ल्ड लैंड कमीशन ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की और उसमें बोला गया कि सतत पोषणीय विकास की संकल्पना जो है उसको उजागर किया जाए और संसाधन संरक्षण पर ध्यान दिया जाए। इसकी सिफारिश की थी 1987 में वर्ल्ड लैंड कमीशन ने। संसाधनों के उपयोग के संदर्भ में किए गए अंतर्राष्ट्रीय कुछ प्रयास हैं, उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जैसा कि संसाधन का उपयोग होगा, किस तरह से होना चाहिए पूरे विश्व में, उसके लिए कुछ अंतर्राष्ट्रीय प्रयास किया गया, कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थान स्थापित किए गए। वो क्या किया गया प्रयास है, क्या बैठक हुई, उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं थोड़ा। 1968 में क्लब ऑफ रोम बैठक हुई, जिसमें क्लब ऑफ रोम ने 1968 में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग का प्रस्ताव रखा। यानी जो 1968 में क्लब ऑफ रोम बैठक हुई, उसमें पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, कब पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संसाधनों के विवेकपूर्ण यानी अच्छे ढंग से उपयोग हो, इसका प्रस्ताव रखा गया था 1968 के क्लब ऑफ रोम। दोस्तों ये जब जो क्वेश्चन है ये सब आप लोगों के लिए एक नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा, इसलिए यहाँ आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ रटने की जरूरत नहीं है, एक या दो बार देख लीजिएगा, पूरी अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। और मैं ऐसे भी एक बात को 2 या 3 बार रिपीट कर रही हूँ, इसी चलते कि आपको जब वीडियो को ख़त्म हो तो आपको ये ना लगे कि मैंने कुछ नहीं सीखा है। तो इसलिए मैं पूरा प्रयास कर रही हूँ कि आपको वीडियो लास्ट होते ही आपको खुद पे खुद याद हो जाए। ये सब क्वेश्चन जो है वो सब एक नंबर आपको दिलाएगी, इसलिए पूरे ध्यान से पढ़िएगा। उसके बाद हुआ क्या? 1974 में स्मॉल इज ब्यूटीफुल, इसमें यहाँ एक महात्मा गांधी के विचार पे किया गया था, जिसमें आइए जानते हैं कि महात्मा गांधी ने विचार किया था, उसके विचार पे ये 1974 का स्मॉल इज ब्यूटीफुल बैठक हुई। महात्मा गांधी का विचार था कि हमेशा लघु और कुटीर उद्योग के पक्ष में रहे हैं। लघु यानी कुटीर उद्योग यानी छोटा काम जो घर में हो, छोटे छोटे कामों को, यहाँ उद्योगों को यहाँ लघु कुटीर उद्योग बोला गया है। वो आर्थिक क्रियाकलापों के विकेंद्रीकरण पर जोर देते थे, वे बड़े उद्योगों के विरोधी नहीं थे। ये मतलब नहीं है कि वो लघु और कुटीर उद्योग के पक्ष में हो, तो जरूरी नहीं है कि वो बड़े उद्योगों के विरोधी हो, परंतु उनका कहना क्या था, उनका विचार ये था कि बड़े उद्योग तभी स्थापित किए जाएं जब उनके उत्पादनों को छोटे उद्योग में ना बनाया जा सके, क्योंकि बड़े उद्योगों की मशीनें रोजगार के अवसर को कम कर देती है और पूंजी का विकेंद्रीकरण करती है। सही है कि जैसे उनका कहना था कि छोटे छोटे उद्योग में आगे काम को किया जाए, अगर छोटे उद्योग में काम न हो तभी बड़े उद्योगों को स्थापित किया जाए, जिससे छोटे उद्योगों को भी जो रोजगार के अवसर है वो छीना नहीं जाएगा और वो भी अपना रोजगार करेंगे। सुमेसन ने भी 1974 में अपनी पुस्तक स्मॉल इज ब्यूटीफुल में गांधी जी के इन विचारों का जोरदार समर्थन किया। यही स्मॉल इज ब्यूटीफुल पे एक बैठक हुई थी 1974 में, इसी का विचार था जो मैं बताई हूँ। और किसने ये पुस्तक लिखा है स्मॉल इज ब्यूटीफुल? तो सुमेसन ने। आइए अगला है 1987 का आवर कॉमन फ्यूचर, यानी वर्ल्ड लैंड कमीशन आर्थिक क्रियाकलापों का विश्व स्तर पर अध्ययन कर प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और उपयोग के लिए पूरे विश्व के संदर्भ में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। किसने? वर्ल्ड लैंड कमीशन
आर्थिक क्रियाकलापों का विश्व स्तर पे देखने के बाद प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और उपयोग के लिए पूरे विश्व के संदर्भ में अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। आइए इस रिपोर्ट में था क्या ये जानते हैं। इसमें पहली बार सतत पोषणीय विकास का विचार प्रस्तुत किया गया। बर्टलैंड कमीशन ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत किया उसमें पहली बार सतत पोषणीय विकास का विचार प्रस्तुत किया गया। और कुछ समय बाद यानी रिपोर्ट के कुछ समय बाद एक पुस्तक आई, उसका नाम था हमारा साझा भविष्य नामक पुस्तक आई थी और वो प्रकाशित किया गया, जिसमें ये जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई सतत पोषणीय विकास हुआ इसके बारे में उसमें जिक्र किया गया था, जिसमें भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर संसाधनों के वर्तमान उपयोग का विवेचन किया गया। इस रिपोर्ट का प्रभाव पूरे विश्व में फैल गया और फिर विश्व के 170 देशों ने कितने 170 देशों ने ब्राजील में बैठकर इस समस्या पर गहराई से विचार विमर्श किया और इस बैठक को पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जानते हैं। पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जानते क्यों हैं? क्योंकि फर्स्ट बार इसमें सतत पोषणीय विकास पे ध्यान दिया गया। इसमें 170 देशों ने ब्राजील में बैठक किया और यानी मेरे अंदाज से पूरे पृथ्वी के देशों ने इसमें भागीदारी ली थी एक तरह से, और इसलिए इस सम्मेलन को हम लोगों ने पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जानते हैं। आइए अगला था 1987 का विश्व पर्यावरण सम्मेलन। ये मेरे अंदाज से अधिकांश लोगों ने इसके बारे में सुने होंगे। आइए बता देती हूँ अच्छे तरह से। कनाडा के मॉन्ट्रियल नगर में ग्रीन हाउस गैस की वायुमंडल में असंतुलित वृद्धि पर चिंता प्रकट की गई। आइए ये जो 1987 का विश्व पर्यावरण सम्मेलन हुआ था, ये फर्स्ट बार हुआ कहाँ? तो मॉन्ट्रियल नगर में हुआ। और क्यों किया गया? तो ग्रीन हाउस गैसों की जो वायुमंडल में असंतुलित वृद्धि हो रही है, यानी असंतुलित यानी जो वृद्धि पर मतलब बढ़ती ही जा रही, इंक्रीज कर रही है, उसके बारे में यहाँ चिंता प्रकट की गई 1987 का विश्व पर्यावरण सम्मेलन में। और उद्योगों वाले प्रमुख देशों से अनुरोध किया गया कि वो वायुमंडल में प्रदूषित करने वाले गैसों के उत्सर्जन को नियंत्रित करे, क्योंकि जो ग्रीन हाउस गैसें होती हैं वो बहुत ही हानिकारक होती है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि वायुमंडल के लिए बहुत ही प्रदूषित गैस है। इसलिए और ये सब गैस जो है वो उद्योगों से निकलती है, इसलिए कारखानों से निकलती है, इसलिए अनुरोध किया गया कि इस पे नियंत्रित किया जाए। और ये ग्रीन हाउस गैसों पे हुआ था, तो इस सम्मेलन को ग्रीन हाउस सम्मेलन भी हम लोग कहते हैं। आइए अगला है 1992 का प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। रियो डी जेनेरो के पृथ्वी सम्मेलन में पूरे विश्व में पर्यावरण के संरक्षण और विभिन्न भागों में असंतुलित आर्थिक विकास से उत्पन्न समस्याओं पर विचार करने के लिए 1992 में 170 देशों ने एक बैठक की। इसमें विश्व तापन यानी ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु में परिवर्तन, जीव मंडल को होने वाली हानि जैसे अनेक समस्याओं का विवेचन किया गया और पृथ्वी को विनाश से बचाने का संकल्प लिया गया। यानी जो 1992 का प्रथम पृथ्वी सम्मेलन था, ये हुआ कहाँ? रियो डी जेनेरो में हुआ पृथ्वी सम्मेलन। पूरे विश्व के पर्यावरण के क्षरण और विभिन्न भागों में असंतुलित आर्थिक विकास से उत्पन्न समस्याओं, यहाँ किस पे विचार हुआ? तो असंतुलित आर्थिक विकास के उत्पन्न समस्याओं पे विचार हुआ 1992 में। और कितने देशों ने भाग लिया? तो 170 देशों ने भाग लिया। इसमें विश्व तापन यानी ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु में परिवर्तन, जीव मंडल को होने वाली हानि जैसी अनेक समस्याओं का विवेचन किया गया और पृथ्वी को विनाश से बचाने का संकल्प लिया गया। इसी सम्मेलन में प्रस्ताव कार्यक्रम 21 इसी सम्मेलन में हुआ। सतत पोषणीय विकास का उल्लेख किया गया। यानी इसी सम्मेलन का जो प्रस्ताव कार्यक्रम 21 था, उसमें सतत पोषणीय विकास का उल्लेख किया गया, जो 21वीं शताब्दी में आने वाली परिस्थितियों को ध्यान में रखकर प्रस्तुत किया गया था। क्यों किया गया? तो जो 21वीं शताब्दी चल रही है उसमें आने वाली परिस्थितियों को ध्यान में रखकर किया गया था। संयुक्त राष्ट्र के पर्यावरण और विकास सम्मेलन में इसका उल्लेख किया गया है। इस सभी देशों से अनुरोध किया गया कि वे क्षेत्रीय परिस्थितियों को देखते हुए नियमों का निर्धारण करे तथा उनका कड़ाई से पालन करे। और सभी देशों से ये भी अनुरोध किया गया कि वो जितनी भी क्षेत्रीय परिस्थिति है उसको देखते हुए नियम जो बनाए गए उसका निर्धारण करे
और उसको कड़ाई से पालन करें, यानी अनुशासन से पालन करें। इस कार्यक्रम पर होने वाले खर्च को देने के लिए विश्व पर्यावरण कोष की स्थापना की गई। आपका क्वेश्चन बनेगा कि विश्व पर्यावरण कोष की स्थापना कब की गई, तो बोलिएगा कि 1992 में की गई थी। क्यों की गई, तो 1992 में जो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन था और संयुक्त राष्ट्र ने जो कार्यक्रम करने के लिए खर्च देने के लिए किया गया था, उसके लिए विश्व पर्यावरण कोष की स्थापना की गई। उसके बाद हुआ 1987 का द्वितीय सम्मेलन, पृथ्वी सम्मेलन, यानी प्रथम पृथ्वी सम्मेलन द्वारा पारित प्रस्तावों और सुझावों के मूल्यांकन के लिए 1987 में न्यूयॉर्क में पुनः सम्मेलन आयोजित किया गया। ये सम्मेलन क्यों किया गया 1987 का द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन, तो ये इसलिए किया गया कि जो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन था 1992 का, उसमें जो पारित प्रस्ताव और सुझाव हुए उसके मूल्यांकन के लिए किया गया, क्या वह सही है, चल रहा है या नहीं। न्यूयॉर्क में ये सम्मेलन किया गया 1997 में। द्वितीय 5 वर्षों के कार्यों और उन्नति का मूल्यांकन होने के कारण इन्हें +5 सम्मेलन भी कहते हैं। यानी इस सम्मेलन को, द्वितीय सम्मेलन को 1997 का 5 वर्षों के काल को उन्नति के बाद इस सम्मेलन को हम लोगों ने क्या नाम दिया था, +5 सम्मेलन। आइए अगला है 1997 क्योटो सम्मेलन। जापान के क्योटो शहर में 1997 में आयोजित यह सम्मेलन मुख्यतः ग्लोबल वार्मिंग पर विचार विमर्श करने के लिए था, क्योंकि इसका विभिन्न संसाधनों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यानी जापान के क्योटो में जो हुआ था 1997 में आयोजित सम्मेलन, उसमें मुख्यतः क्या था, ग्लोबल वार्मिंग पर विचार करने के लिए था, क्योंकि इसका विभिन्न संसाधनों पर प्रतिकूल, ग्लोबल वार्मिंग का जो है वो संसाधनों पर प्रतिकूल यानी खराब प्रभाव पड़ता है। इस सम्मेलन में 159 देशों ने, यानी 159 देशों ने भाग लिया। कितना देशों ने, 159, ये इंपॉर्टेंट बनेगी। ये जो देशों की संख्या है ये याद रखिएगा। अब क्वेश्चन जो आप लोगों की बनेगी वो यहाँ से भी बनने की संभावना है, तो इसलिए याद करिएगा। आयु 1997 के मॉन्ट्रियल ग्रीन हाउस सम्मेलन के उद्देश्यों पर विस्तार से भी विचार विमर्श किया गया। क्या मॉन्ट्रियल यहाँ हुआ क्या, तो 1987 में जो मॉन्ट्रियल ग्रीन हाउस सम्मेलन हुआ उसके उद्देश्यों पर भी यहाँ विस्तार से विचार विमर्श किया गया। इस सम्मेलन में 6 विशिष्ट गैसों के भूमंडलीय तापन के लिए मुख्य रूप जिम्मेदार घोषित किया गया। आइए वो गैसों के नाम क्या है ये जानते हैं। वो गैस में कार्बन डाइऑक्साइड, जैसा मैं बता दी हूँ, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन और सल्फर क्लोराइड, यहाँ होगी फ्लोराइड नहीं, क्लोराइड है। ये जो 6 गैस है उसमें क्या क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन और सल्फर क्लोराइड। यूरोपीय संघ ने 8%, अमेरिका ने 7% एवं जापान ने 6% कटौती करने पर अपनी सहमति दी। यानी ये सब जो गैस हैं 6, इससे कटौती करने पर जापान ने कितना, 6, अमेरिका ने 7 और यूरोपीय संघ ने 8% कटौती की। यानी उन्होंने बोला कि हम ये सब गैसों के इतना % कटौती करेंगे, यानी इसका उपयोग नहीं करेंगे, इस पे वो सहमति किए। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मैं फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में। और आज मैं इतना ही पढ़ा रही हूँ क्योंकि ज़्यादा पढ़िएगा तो शायद बोर महसूस होने लगेगा आप लोगों को, इसलिए अगले क्लास में मैं यहाँ से पढ़ाऊँगी 2002 तृतीय पृथ्वी सम्मेलन। आप लोग मेरे वीडियो को अच्छे से देख लिए हैं, एक बार और रिपीट करके देख लीजिए। मैं उम्मीद दिलाती हूँ आपको पूरा डिटेल में बता रही हूँ और आप इसे अच्छे से समझिए। एक बार देखिएगा, 2 बार देखिएगा, अच्छी तरह से याद हो जाएगी, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। और आप लोगों को अभी फ़िलहाल कॉपी में भी मत लिखिएगा, इसके बाद आप लोगों को नोट्स भी प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। इसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना होगा, बस हमारा टेलीग्राम चैनल है समर्पण लर्निंग पॉइंट, उस पर आकर ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से इस वीडियो का या फिर बाकी नोट्स जो मिलेंगे उसका PDF आप वहाँ से ले लीजिएगा। क्या करना है, टेलीग्राम चैनल समर्पण लर्निंग पॉइंट सर्च मारिए और ज्वाइन कर लीजिए। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट भी है कि जो हमारे वीडियो को देखते हैं वो प्लीज़ लाइक कर दें,
लाइक करने से हम लोगों को सपोर्ट मिलता है कि हमारा जो वीडियो है वो अच्छा है या नहीं। इसलिए प्लीज़ लाइक कर दें और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर भी करें। आप शेयर करिएगा तो वो लोग भी किसी न किसी के पास शेयर करेंगे। इसलिए आप आगे स्टेप उठाइए शेयर करने के, उसके बाद वो देखेंगे, वो भी लाइक करेंगे और उनको भी फ़ायदा होगा। इसलिए आप अपने फ़ायदे के अलावा बाकी का भी फ़ायदा सोचिए और हमारा भी। आप सपोर्ट बनाए रखिए। हमारा वीडियो अगले क्लास में आएगा। मैं फिर मिलती हूँ अगले क्लास में। बस लाइक करते रहिए, सपोर्ट करिए, शेयर करिए और जो हमारे चैनल पे फर्स्ट बार वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। धन्यवाद। टेक केयर।